अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे पास आज एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मौजूद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है। ये टॉपिक हमारे चैप्टर का पूरा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में बीच में पाया जाता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद होता है। इसे डिस्कवर करने वाले का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया 1831 में, या फिर 1833 भी कभी कभी लिखते हैं कुछ बुक्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, जो सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए और जीन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए ये सभी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इट्स कॉमनली स्पेरिकल इन शेप, ये गोल शक्ल का होता है। इन सम सेल्स एंड लोब्ड। इन यूकैरियोटिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड फिल्ड इन इट, न्यूक्लियाई एंड हमारे पास क्रोमेटिन। तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास इसकी डबल लेयर होती है और इस लेयर को हम न्यूक्लियर लेयर कहते हैं। न्यूक्लियर लेयर या फिर न्यूक्लियर इनवेलप, इनकी डबल लेयर होती है बाहर वाली। उसके अंदर इसका जो फ्लूइड पड़ा होता है उस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इनके अंदर जो भी भरा हुआ फ्लूइड है उसको कहते हैं। और इसके अंदर धागे की शक्ल के कुछ क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, उसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और अंदर से एक गोल बड़ा सा न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर से वो क्रोमेटिन मटेरियल निकल रहा होता है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये 4 पार्ट्स हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। ये डबल मेम्ब्रेन है, वर्क एज ए बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की बाउंड्री के तौर पर काम करती है। बोथ मेम्ब्रेन हैव अ थिन स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड। इनके दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। The nuclear membrane is not complete barrier. It is perforated by nuclear pores which made up of specialized transport protein called nucleoporins. तो इसके अंदर ये कंप्लीट स्मूथ नहीं है, बल्कि इसके अंदर से सुराख होते हैं, इस लेयर के अंदर से सुराख होते हैं जिसको न्यूक्लियोपोरिन कहते हैं। और ये एक प्रोटीन के बने होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सर्टेन सब्सटेंस पास फ्रीली थ्रू दीज पोर्स। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से गुजर जाते हैं आराम से, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग सेल्यूलर सब्सटेंस। और न्यूक्लियस के दरमियान और साइटोप्लाज्म के दरमियान इसके अंदर कुछ सब्सटेंस निकल जाते हैं। जैसे कि डीएनए की कॉपी बनती है जिसे आरएनए कहते हैं, वो आरएनए निकलकर बाहर जाता है इन्हीं न्यूक्लियर पोरिन्स की वजह से। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को पढ़ते हैं अब। द न्यूक्लियस फिल्ड विद प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस है ये पूरा भरा हुआ है एक फ्लूइड से जो प्रोटीन रिच होता है, जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या फिर उसे कैरियोलिम्फी कभी कभी कहते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन डीएनए। इसके अंदर प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए को आरएनए से कॉपी करता है, एंजाइम होता है ये डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं और इसमें मेटल आयंस भी मौजूद होते हैं। इट आल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होता है। देयरफॉर इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसीलिए ये साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन से थोड़ा अलग है। साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा मुख्तलिफ है उससे। अब आते हैं न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है अंदर, जो मतलब हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। विद इन द न्यूक्लियस देयर इज स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेरिकल गोल स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। दे मे बी मोर देन वन न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस में भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक न्यूक्लियस है, उसमें 2 न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, 3 न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। ठीक है, तो द नंबर्स वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में डिफरेंट नंबर इसका होता है न्यूक्लियोलस का। इट डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर आफ्टरवर्ड। ये सेल डिवीजन के वक्त ये डिसअपियर हो जाता है। सेल जब 2 में बट रहा होता है, 2 सेल्स में, तब ये
ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, और फिर जब सेल बन जाता है उसके बाद ये फिर से उनसे दोनों सेल्स में आ जाता है, उसमें अपीयर हो जाता है। इट्स अ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये आरएनए का बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए का बना हुआ है, और इसके अंदर प्रोटीन की राइबोसोम सिंथेसिस हो रहे हैं। मतलब वो राइबोसोम जो आ रहे हैं, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद हैं, वो यहाँ से बन रहे हैं और जाकर वहाँ पर रुक रहे हैं, वहाँ पर खड़े होकर वहाँ पर प्रोटीन बना रहे हैं। द न्यूक्लियस कंटेन न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड्स इन द फॉर्म ऑफ, जो न्यूक्लियस है, अब ये यहाँ पर ये ख़त्म हुआ और अब न्यूक्लियस की फिर से बात हो रही है कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत से धागे मौजूद होते हैं, जिस नेटवर्क होता है एक न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, या फिर उसे न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं। एक किस्म के धागे की शक्ल के कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कंडेंस होके हमारे पास क्रोमोसोम बनाते हैं। ये पहले होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क, और उसके बाद ये कंडेंस होके हमारे पास क्रोमोसोम बनाते हैं। दे ओनली कैन बी सीन थ्रू नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ये सिर्फ हमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नज़र आएंगे। अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर हमें ये नहीं नज़र आएंगे, बल्कि उसके अंदर उसकी जगह पे हमें क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे होंगे। जो क्रोमोसोम्स हमारे मौजूद होते हैं उसके अंदर सेल डिवाइड होता है तब। तो दिस नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये नेटवर्क हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल का बना हुआ है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है हमारा, डीएनए अंदर मौजूद होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है तब ये क्रोमेटिन नेटवर्क ये टूट जाते हैं बहुत सारे धागों में, विच स्टार्ट कॉयलिंग एंड कंडेंसिंग, जो फिर से कॉयल होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। कंडेंसेशन में हमारे क्रोमोसोम बन जाते हैं। सेल डिवीजन के वक्त ये सिर्फ होता है, और फिर हमें ये विजिबल दिखाई भी देते हैं क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो द क्रोमोसोम आर थिक थ्रेड्स मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्या है, ये मोटे से धागे हैं जो मौजूद होते हैं सेल के अंदर सेल डिवीजन के वक्त, और इनका काम क्या है, ए क्रोमोसोम इन द बिगनिंग ऑफ द सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल थ्रेड्स अटैच एट लीस्ट एट वन सेंट्रोमियर। इसमें क्या होता है, दो हमारे पास क्रोमेटिड होते हैं जो एक सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। यहाँ पर आप देखें इसके स्ट्रक्चर में, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारा क्रोमोसोम, और इसमें आपको ये जो दो बाजू नज़र आ रहे हैं ये हैं हमारे पास क्रोमेटिड हैं ये, और बीच में हमारा जो सर्कल है इसे सेंट्रोमर कहते हैं। तो सेंट्रोमर पे दो क्रोमेटिड हमारे अटैच हैं दो, और इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। क्रोमोसोम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है आर्म्स और एक होता है सेंट्रोमर। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास इसकी बाजू हैं इसको कहते हैं आर्म्स, और बीच वाला जो हिस्सा है इसे सेंट्रोमर कहते हैं। द आर्म्स आर क्रोमेटिड आर जॉइंड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आर सेंट्रोमेयर। तो ये सेंट्रोमेयर से ये दो आर्म्स एक दूसरे से जुड़ती हैं और फिर पूरा क्रोमोसोम हमारा बन जाता है। ये आप स्ट्रक्चर देखें, ये पूरा हमारे पास एक जो नूडल्स की तरह पड़े हुए हैं, ये हमारे पास हैं क्रोमेटिन। पहले सेल जब डिवीजन नहीं कर रहा होता तो ये न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमेटिन की शक्ल में होते हैं, और इसके अंदर अगर हम एक धागा निकालें तो उसके अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद होता है। ये डीएनए यहाँ पर निकला हुआ है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब ये कंडेंस होके इस तरह का हमारे पास क्रोमोसोम बनाते हैं। नीचे चलते हैं। क्रोमोसोम कंटेन अ हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम के पास हमारे पास जीन्स मौजूद होते हैं, हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, और हमारे अंदर उनका काम होता है कैरेक्टर्स को डेवलप करना। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीन लोकस। किसी जीन की पोजीशन, एक क्रोमोसोम में जीन कहाँ पर मौजूद है उसे कहते हैं जीन लोकस, या फिर अगर ज़्यादा हैं तो जीन लोकाई भी कहते हैं। क्रोमोसोम कैरी अ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्रोमोसोम हमारे पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप होंगे, वो सभी क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं।
तो क्रोमोसोम हमारे पास देखें, अगर हमारे पास हमारी आइज़ का कलर ब्लू है, वो हमें पेरेंट्स से मिला है, तो हमारे अब्बू का या हमारी अम्मी का भी आइज़ का कलर ब्लू होना चाहिए। इसीलिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर वेरी फ्रॉम द स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। इन क्रोमोसोम का नंबर हर स्पीशीज़ में अलग होता है। मिसाल के तौर पे इंसान में अलग होगा, और पौधों में अलग होगा, और जानवरों में अलग होगा, और कुत्तों में अलग होगा। मतलब हर जानवरों में, मतलब हर किस्म के जानवरों में, हर स्पीशीज़ में अलग होगा। तो ये फ्रूट फ्लाई में हमारे पास 8 लिखा हुआ है, 8 होता है। 14 होता है हमारे पास स्वीट पी में, और 20 होता है कॉर्न सेल्स में, और हमारे इंसान के अंदर ये नंबर 46 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम आर डिफरेंट टाइप्स। क्रोमोसोम के 4 टाइप्स हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से और जो शेप्स हैं उनके हिसाब से हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होता है जिसकी दोनों बाजू या फिर चारों बाजू इक्वल हो, बराबर हो। एक क्रोमोसोम है जिसके चारों बाजू इक्वल हैं, तो उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज एग्जिस्ट इन द सेंटर। इसका जो सेंट्रोमियर है वो बीच में होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद है सब मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम विद स्लाइटली अनइक्वल आर्म, जिसके थोड़े से अनइक्वल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ये आ गया, ये हमारे पास क्या है, इसके थोड़े से बाजू अनइक्वल हैं, बाकी बराबर ही हैं, लेकिन थोड़े से इसके अनइक्वल हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक उसे कहते हैं जिसके बहुत ही छोटे बाजू हो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक हमारे पास वो क्रोमोसोम है जिसका जो बाजू है वो एंड पे हो, मतलब सेंट्रोमियर जिसका लास्ट में हो, एंड में हो। तो स्ट्रक्चर में देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेटासेंट्रिक जिसके बाजू बराबर हो। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक जिसके थोड़े से अनइक्वल हो। ठीक है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा अनइक्वल है, बाकी बराबर ही है। लेकिन एक्रोसेंट्रिक में बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है, ये बहुत ही छोटे हैं और वो दो बहुत ही बड़े हैं। टीलोसेंट्रिक में तो इनके हैं ही सिर्फ सेंट्रोमियर एंड पे है, और ये दोनों आपस में दो मतलब बाजू एक साइड पे हैं। तो ये हमारे इंसान में नहीं होता, बाकी सभी में होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।